अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब है हमारा वीक नंबर 3 का लेक्चर डीबीटी फाउंडेशन माइंडफुलनेस एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस। आज का हमारा ये टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले ओरिजिन एंड फाउंडर को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर हम देखें तो ये आपके पास डीबीटी जो है डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, ये डेवलप हुई 1980s में। 1980s में डॉक्टर मार्शा ने ये आपस डेवलप की अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से। ये आपके पास इन्होंने ये एक रेवोल्यूशनराइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया ऑफ आप कह सकते हैं क्रोनिक सुसाइडल और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। और ये आपका डीबीटी जो है ये एक ट्रेडिशनल वे है सीबीटी को परसीव करने का, और सीबीटी जो है डीबीटी से ही इवॉल्व हुई है। ये पेशेंट्स के अंदर जो एक्सट्रीम इमोशनल पेन है उसको इनवैलिडेट कर रही होती है। और ये आपके पास डीबीटी जो है ये फेमसली डिस्क्राइब होती है कि इमोशंस को डिसरेगुलेट करती है। ये थर्ड डिग्री बर्न ओवर 90% ऑफ द बॉडी को ये क्या कर रही थी कि वहाँ पे वर्क कर रही थी। ये डीबीटी जो है ये कंबाइन होती है सीबीटी के साथ विद अ चेंज ऑफ स्ट्रेटजिक थिंग्स। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास बेस्ड होती है ऑन माइंडफुलनेस रेडियल एक्सेप्टेंस। इस चीज़ के ऊपर डीबीटी बेस होती है। जो आपका डायरेक्टिव अप्रोच है ये बैलेंस करती है टू ऑपोजिट ट्रुथ्स को। आप कह सकते हैं लाइक आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन एंड आई नीड टू डू बेटर को ये कंबाइन कर रही होती है। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि इस डीबीटी के जो फाउंडर है वो है डॉक्टर मार्शा एंड डॉक्टर लेहान। इन्होंने पीएचडी की है। अब ये आपका ट्रेडिशनल सीबीटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है चेंज के ऊपर, जबकि डीबीटी क्या कर रही होती है कि ये सेंसिटिव पेशेंट को जो है जो अपने आप को ब्लेम फील कर रहे थे, अनहेड फील कर रहे थे, उनको डील कर रही थी। इसका आपका लाइव एक्सपीरियंस जो है वो आप कह सकते हैं 2011 में डॉक्टर रेहान ने रिवील किया कि हमारे पास जो हिस्ट्री ओवर सेवरल मेंटल इलनेस है वो आपके पास ट्रीट हुई समहाउ किससे, डीबीटी से। और इधर थेरेपिस्ट का रोल ये है कि थेरेपिस्ट एक्ट करता है एज अ ज़ेन कोच, और वो बैलेंस करता है वार्म वैलिडेशन को, और उसके साथ साथ आप कहते हैं कि फर्म चैलेंजेस जो होते हैं उनको बैलेंस कर रहा है। डायरेक्टिक सिंथेसिस जो है वो एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस, चेंज और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्क कर रहे थे। ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि वो बिल्ड कर सके लाइफ वर्थ लिविंग को बाय रेगुलेटिंग इंटेंस इमोशनल स्ट्रॉम्स। अब हमारे पास रहते हैं स्टेट्स ऑफ माइंड। स्टेट्स ऑफ माइंड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है। एक होती है लॉजिकल, एक होती है इमोशनल, और एक होती है वाइज। डीबीटी में हम जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको ये टीच कर रहे थे कि ह्यूमन का जो माइंड है वो ऑपरेट करता है 3 डिफरेंट डिस्टेंट स्टेट में। लॉजिकल माइंड जो है वो वर्क करता है फैक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, और कूल जो आपके पास हेडेडनेस होती है उसके ऊपर, रादर देन आप कहें कि एक रोबोटिक फीलिंग के ऊपर। फिर ये सारा कुछ डील होता है लॉजिकल माइंड से। जब इमोशनल माइंड की बात आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो ड्रिवन होता है मूड के साथ, इम्पल्स के साथ, जहाँ पे फैक्ट्स आ जाते हैं आपके पास जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं कि आप कैसे फिट करेंगे किसी भी फीलिंग को। फिर आपके पास आ जाता है वाइज माइंड। वाइज माइंड क्या होता है, ये क्लिनिकल गोल को सेट कर रहा होता है, ये इंटेरोगेशन के ऊपर वर्क कर रहा होता है, ये ओवरलैप करता है बिटवीन लॉजिकल एंड इमोशनल के। यहाँ पे आप कहते हैं कि इंट्यूटिव नोइंग वर्क करती है। आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है वो वर्क कर रही थी। फीलिंग ऑफ बीइंग कंट्रोल को यहाँ पे देखा जा रहा होता है, और ये अलाउ करता है अफेक्टिव एंड बैलेंस एक्शन को। जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड की तो हम कहते हैं लॉजिकल माइंड ओवरऑल क्या करता है कि उसका क्लिनिकल गोल है कि वो प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करता है, साथ उधर यूज़ होता है प्लानिंग में और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में। इमोशनल माइंड जो है वो यूज़ होता है एम्पैथी में, पैशन में और कनेक्शन में। अब वाइज माइंड यूज़ होता है ये इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है। और जब कभी आप देखें कि आपके पास कोई बंदा डी अटैच और इग्नोर्ड फील कर रहा है तो वो एक लॉजिकल माइंड को वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं वहाँ पे
उसकी हेल्प से आप उसको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते हैं और आप उसको एक करंट स्टेट दे रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपके पास पेडियाट्रिक केस। यहाँ पे आपके पास टर्टल टेक्निक यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या है कि आप देखें कि आपके पास 3 to 12 ईयर की एज के पर ये टेक्निक यूज़ हो रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इम्पल्स को। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, स्पेशली द चिल्ड्रन विद ऑटिज़्म, एडीएचडी और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उनको हम लीड कर रहे होते हैं कि जिनका डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प होता है। वहाँ पे टर्टल की टेक्निक यूज़ होती है जो प्रोवाइड करती है फिज़िकल निमोनिक को, और उसके साथ-साथ आप ये चीज़ देखते हैं कि ये मैनेज करती है इमोशनल ओवरहीट को। ये हेल्प करती है कि चाइल्ड विजुलाइज़ कर सके उनकी बॉडी का प्रोटेक्टिव शेल जो है वो फिज़िकल बाउंड्री को रिट्रीट कैसे करते हैं, और वो चेक कैसे करते हैं इंजन लाइट को। यहाँ पे आप उनको एक टर्निंग ऑन पॉइंट दे रहे थे। ये टेक्निक ब्रिज करती है गैप बिटवीन रिएक्टिव माइंड एंड लॉजिकल माइंड, जो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा था मैंडेटरी फिजिकल पॉज को, और वहाँ पे आप डीप ब्रीथिंग साइकिल जो है वो चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। अब यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है रिकग्नाइज। रिकग्नाइज में आपका पर्पज़ ये होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके इमोशनल माइंड को बिफोर द मेल्टडाउन। फिर आ जाता है स्मेल टाइम। स्मेल टाइम में आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे पर्पज़ होता है कि वो सेंसरी ब्रेक प्रोवाइड कर सके विद अ फिज़िकल बाउंड्री। फिर आ जाता है ब्रीथ। ब्रीथ में आप उसको गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि टेक 3 स्लो डीप ब्रीथ। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ होता है कि वो ऑक्सीजनेट करे अपने माइंड को और मूव करे टुवर्ड द वाइज़ माइंड। और एट द एंड हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है कि हम प्लान बी के साथ आ जाते हैं। वो क्या होता है कि ट्रांजिशन होती है टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है। इसमें जब हम देखते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट में हमारे पास 4 डिफरेंट स्किल्स की बात हो रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट में आप देखें आपका डिस्ट्रेस लेवल जो है वो हाई होता है। स्टार्टिंग में इमोशनली हाईजैक्ट आप फील करते हैं। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो शट डाउन होता है, और लॉजिकल जो है वो एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसमें हम इमरजेंसी ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम ट्रिगर करते हैं बायोलॉजिकल ओवरराइड को और नर्वस सिस्टम को। यहाँ पे हम फिज़िकल सेंसेशन जो है लाइक कोल्ड वाटर और इंटेंस एक्सरसाइज, उनको क्या करते हैं, पेशेंट को समहाउ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्किल देखें तो सबसे पहले आप पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैकेनिज़्म क्या है, अगर आप देखें ये ट्रिगर करता है कि आप अपने रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ जा सकें। आप अपना जो है वो जो माइंड है उसको एक्टिव कर सकें। यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि आप क्या करें कि आप स्प्लैश करें आइस कोल्ड वाटर को ऑन योर आइस और फेस फॉर 30 सेकेंड। तो ये आपके पास एज अ रिज़ल्ट वर्क करता है। तो इंटेंस एक्सरसाइज में आप देखें तो आपके पास आ जाता है मैकेनिज़्म में कि आपका जो है बर्न ऑफ स्टोर्ड आ जाता है, और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का वर्किंग आ जाती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि आप 20 जंपिंग जैक्स और हैवी वॉल पुशेस करते हैं। फिर आ जाता है पेस्ट ब्रीथिंग। पेस्ट ब्रीथिंग की जब बात आती है तो हम कहते हैं ये एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक काम को, और यहाँ पे आप बस इसकी एप्लीकेशन है कि आप 4 से ब्रीथ इन 4 एस और आउट फॉर 6 एस के आप स्लोली एक्सहेल कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है पेयर्ड रिलैक्सेशन। पेयर्ड रिलैक्सेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास रिड्यूस हो जाता है फिज़िकल मसल टेंशन, और ये आपके पास टेंस मसल को इन्हेल और एक्सहेल कर रहा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम सिंपली क्या कर देते हैं कि हम थिंक करते हैं कि ब्रेन एज अ कंप्यूटर वर्क कर रहा है जो फ्रीज़ हो गया फ़िलहाल के लिए। तो हम वहाँ पे सिंपली एक रोबोटिक सिस्टम के अंदर देखें तो हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस करते हैं ताकि हम दोबारा से थिंक कर सकें, हम पिछली चीज़ को डिलीट कर सकें। इसमें हमें इमीडिएट रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। हमारे पास स्किल्स जो हैं वो एक प्रैक्टिकल, एक काम स्किल, ऑटोमेटिक क्राइसिस की ड्यूरिंग वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे एज़ अ होल जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम डी एस्केलेशन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहे थे। अब हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल
असेसमेंट टूल। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले इमोशनल रेगुलेशन। तो इमोशनल रेगुलेशन स्केल में आ जाता है कि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती है इमोशनल रेगुलेशन स्केल में, जो आपके पास स्कोर करता है इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब स्केल्स। अब वहाँ पे क्या होता है कि नॉन एक्सेप्टेंस आ जाती है इमोशनल रिस्पॉन्स की। अब इमोशनल अवेयरनेस से आप लैग कर रहे होते हैं, आपका जो क्लाइंट है। लिमिटेड असेस होती है रेगुलेशन स्ट्रेटजी जो इमोशन की होती है उसमें। और इम्पल्स कंट्रोल जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ओवरऑल टोटल स्कोर रेंज जो है वो 36 से 180 के बीच में लाई कर रही होती है। अब स्पेशल नीड वाले आप किड को देखें तो आपके पास ऑटिज़म वाले में आप देखते हैं कि वहाँ पे सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए टेम्परेचर वाली स्किल को यूज़ कर रहे होते हैं। एडीएचडी में आप देखें तो हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्स जो है वो लीड कर रहा होता है। वो पहले काम को करते हैं, बाद में थिंक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पेस्ट ब्रीथिंग के स्किल को यूज़ करते हैं। हम उनको स्लो एक्सहेल का प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। एजुकेशनल सेटिंग में आप देखें तो वहाँ पे आप स्टूडेंट को डी एस्केलेट करते हैं। डी एस्केलेट जो है वो आपके पास पीयर्ड रिलेशनशिप में होती है कि आप रिड्यूस करते हैं फिज़िकल मसल टेंशन को, कि वो वहाँ पे जो वर्क कर रही है वो डी एस्केलेट हो सके, आप रिलीज़ कर सके अपने मसल को इनहेल और एक्सहेल के थ्रू। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स एडल्ट केस आ जाता है। इसमें जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि डिफ़िकल्टी इन इमोशनल रेगुलेशन स्केल को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक नार्सिसिस्ट क्लाइंट है, वो एडल्ट काउंसलिंग के लिए आपके पास आया है। तो आपने उसको इन्वॉल्व करना है कि आइडेंटिफाई कर सकें उसका इमोशनल स्टेट या इमोशनल माइंड किधर वर्क कर रहा है, कि यहाँ पे जो उनकी ईगो है वो थ्रेटेंड होती है या वो शिफ्ट होती है, वो इमोशनल माइंड को शिफ्ट करे या नहीं। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट यहाँ पे हमारा गोल ये होता है कि हम यूज़ करते हैं वाइज माइंड को, हम एक्नॉलेज करते हैं फीलिंग को। तो जो आपके पास लॉजिकल असेसिंग होती है रियलिटी बेस्ड, उसको हम सोशल सिचुएशन में ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास DERS जो टूल है, डिफ़िकल्टी इन इमोशनल रेगुलेशन स्केल आपके पास जो आ जाता है, हम उसको यूज़ करते हैं। हम स्पेसिफ़ाई करते हैं जो आपके पास गैप्स हैं, ताकि हम उनसे अवेयर हो सकें। उनसे अवेयर होने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो है एक्शन बिफोर मोटिवेशन को परफॉर्म कर देते हैं। ऑपोजिट एक्शन भी परफॉर्म होता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी आप अपने क्लाइंट को सिखा रहे थे। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं तो हम उसको सिखा रहे थे। हम उसको कोपिंग मैकेनिज़्म भी सिखा रहे होते हैं। हम उसको पॉजिटिव फैक्ट्स भी बता रहे होते हैं। इस सब की हेल्प से वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अब आ जाता है ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, ये सबसे माइंड में पहली चीज़ आती है कि ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू सबसे पहले डेवलप नेशन के आप देखें तो वहाँ पे मल्टी थेरेपिस्ट होता है, कंसल्टेशन टीम होती है जो वर्क कर रही होती है। और वहाँ पे रिसोर्स का लेवल बहुत हाई होता है। हाई लेवल से आपके पास क्या होता है कि वहाँ पे टीम ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, उसमें साइकेट्रिस्ट है, सोशल वर्कर है, सब इवॉल्व होते हैं। डेवलपिंग में आपका रिसोर्स लेवल थोड़ा मॉडरेट हो जाता है डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। वहाँ पे आपके पास सिर्फ कंसल्टेशन की टीम आती है और वो आपके पास इमरजेंसी ग्रुप प्रोग्राम के ऊपर और टास्क शिफ्टिंग के ऊपर वर्क कर रही होती है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ की जब बात आती है तो वहाँ पे आपके पास बहुत लो रिसोर्स लेवल होता है। आप ये कहते हैं कि सवेयर गैप्स होते हैं। वहाँ पे सिंगल थेरेपिस्ट स्किल ग्रुप होता है, वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। वहाँ पे आप जो है वो फोकस क्या करते हैं कि क्राइसिस के रिडक्शन के ऊपर सिर्फ, और क्राइसिस के रिडक्शन के ऊपर ही आप सिर्फ वर्क कर सकते हैं, आप ओवरऑल वर्क नहीं कर सकते। अब हम इम्प्रूवमेंट को देखें टाइमलाइन के साथ कि एक क्लाइंट में कितनी इम्प्रूवमेंट किस तरह आती है। तो 0 to 4 मंथ अगर आपके पास जो है वो फोकस होता है स्टेबलाइज करने के ऊपर क्लाइंट को, वहाँ पे आपके पास 30% रिडक्शन हो जाती है उनके मेल्टडाउन में थ्रू डिफरेंट स्किल्स।
तो फिर उसके बाद 2 से 6 मंथ में आप ये चीज़ फ़ोकस करते हैं कि हमारा हैबिचुएशन के ऊपर फ़ोकस आ जाता है। हम वाइज़ माइंड को स्टार्ट करते हैं फ़ील करना लाइक अ नेचुरल रिस्पॉन्स। 1 ईयर प्लस के लिए हमारा जो होता है वो फ़ोकस होता है जनरलाइज़ेशन के ऊपर। हम कहते हैं कि जो क्लाइंट है आपके पास, वो जो अगर वो चाइल्ड है वो यूज़ करता है टर्टल टेक्निक को स्कूल में विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टिंग। जहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं वो रिसोर्स के आ जाते हैं पुअर एरियाज़ में, और माइंडफुलनेस जो है वो ऑफ़न एडॉप्टेड होती है, जो फिट होती है लोकल और कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर। अब ओवरऑल जब हम इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं तो हम ये वाली बात कहते हैं कि हमारे पास जो है सीबीटी जो है वो एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है या एक्सेप्टेंस और सर्वाइवल है। डीबीटी जो है वो आपके पास डॉक्टर मार्श लेनिन ने फाउंड की या फाउंडर है इसकी, और डीबीटी जो है वो बैलेंस करती है वैलिडेशन को और चेंज को। ये यूज़ करती है 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो मूव कर सके टुवर्ड्स वाइज माइंड। और जो आपके पास चिल्ड्रन आते हैं एडीएचडी, ऑटिज़म और एनी न्यूरो डेवलपमेंटल इशू, तो वहाँ पे हम टर्टल की टेक्निक को यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें फिज़िकल एक्टिविटी को और फन को। और फॉर हाई इंटेंसिटी क्राइसिस हम क्या करते हैं, टीआईपीपी प्रोटोकॉल एक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ बायोलॉजिकल रीसेट बटन। अब आपके उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप क्लिनिकल पिन पॉइंट को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक रेगुलेशन गैप्स होते हैं। उनको फिल अप करने के लिए हम एडल्ट के केसेस में इमोशनल विक्टिमाइजेशन से सेल्फ मास्टरी के लेवल तक जाते हैं क्लाइंट को लेके। और इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी होती है उसको जब हम देखते हैं कि वो क्राइसिस रिडक्शन से स्टार्ट होती है फर्स्ट मंथ में, और वो लीड करती है टू फुल इंडिपेंडेंस आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।